हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और एज ए सिटीजन हमारे कुछ राइट्स हैं जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन से दिए गए हैं, और ये राइट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इन फंडामेंटल राइट्स की हम बात करें तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, दीज राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही गारंटी की हुई है कि अंडर नो ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस दीज राइट्स कैन बी टेकन अवे। और ये राइट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? ये राइट्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं बिकॉज दीज राइट्स आर इसेंशियल फॉर आवर ऑल राउंड डेवलपमेंट। अगर हम ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करें तो मटेरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए ये राइट्स जो हैं बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कम से कम ये राइट्स तो हमारे इंश्योर होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आपको स्पिरिचुअली अगर आपको डेवलपमेंट चाहिए तो ऑफकोर्स आपको अपना फेथ फॉलो करने की पूरी फ्रीडम होनी चाहिए। इंटेलेक्चुअली अगर आपको अपना डेवलपमेंट करना है तो यू नीड टू हैव द राइट टू एजुकेशन। घर बैठे तो आप इंटेलेक्चुअल होगे नहीं, तो ऑफकोर्स आप एजुकेशन लोगे तो उससे आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो उसी तरह हर तरह के डेवलपमेंट के लिए अगर आप हर तरह का डेवलपमेंट इंश्योर करना चाहते हैं तो आपके पास कुछ बेसिक फंडामेंटल राइट्स तो होने ही चाहिए। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दीज राइट्स आर जस्टिसेबल इन नेचर। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स कभी वायलेट किए जाते हैं, ठीक है, हार्म किए जाते हैं, तो उन्हें इन्फोर्स कराने के लिए, उन्हें वापस रिस्टोर कराने के लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ में अपील कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अपील करेंगे उसके लिए हम आगे देखेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी डायरेक्टली अपील कर सकते हैं। अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमें अगेंस्ट द स्टेट प्रोवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि कल को स्टेट, आपकी इंडियन यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अगर कोई भी लॉ पास करे, कोई भी लेजिस्लेशन पास करे, तो उसे ये चीज़ इंश्योर करना होगा कि वो आपके फंडामेंटल राइट को इंक्रोच तो नहीं कर रही है। ठीक है ना, तो उसके अगेंस्ट, आप स्टेट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देने के लिए ये फंडामेंटल राइट्स आपको इंश्योर किए गए हैं। ठीक है, अगर हम इन फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो दीज फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। कहने का मतलब कि ऐसा नहीं कि इनके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, इनके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं कि हाँ, कुछ केसेस हैं जहाँ पे हम फंडामेंटल राइट्स के ऊपर लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, कौन कौन से वो केसेस हैं वो आगे हम देखेंगे। तो अगर हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो पार्ट 3 में आता है, पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है फंडामेंटल राइट्स। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं। अगर हम एक एक करके देखें तो कितने टाइप के फंडामेंटल राइट्स हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली उनका क्लासिफिकेशन है। ठीक है, हमारे पास है राइट टू इक्वालिटी जो कि आर्टिकल 14 से लेके 18 तक में कवर होता है। फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर उसके बाद है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अगर मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट हार्म होता है तो उन राइट्स को कैसे आप रिस्टोर कराओगे, इन्फोर्स कराओगे, उसके लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला राइट है हमारे पास। ठीक है, और ये आर्टिकल 32 में आता है। इन सारे आर्टिकल्स को हम लोग सेपरेटली आगे जाके देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि हर एक आर्टिकल में इंडिविजुअली क्या क्या लिखा हुआ है। अगर हम आर्टिकल 12 की बात करें तो आर्टिकल 12 बेसिकली ये जो वर्ड है स्टेट, इसको डिफाइन करता है। ठीक है, कि जब भी पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आर्टिकल में अगर स्टेट वर्ड आएगा तो स्टेट की मीनिंग क्या होगी, उस मीनिंग को डिफाइन किया है आर्टिकल 12 में। तो अगर हम, वैसे तो बहुत डिटेल में उसने दिया है, लेकिन उसका जस्ट इतना ही है कि अगर स्टेट वर्ड आ रहा है तो स्टेट का मतलब हम क्या समझेंगे। स्टेट का मतलब हम समझेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, स्टेट का मतलब होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हमारी कंट्री की पार्लियामेंट। ठीक है, हर स्टेट की जो अपनी लेजिस्लेचर है वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। ठीक है, उसके बाद फिर लोकल बॉडीज़ हैं। ठीक है, और वो सारी अथॉरिटीज़ जो हमारी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, चाहे वो कंट्री की टेरिटरी में ऑपरेट करती हों या कंट्री से बाहर, लेकिन अगर गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करेंगी। ठीक है,
तो आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन जो है प्रोवाइड की गई है। अगर हम आर्टिकल 13 की बात करें तो जैसे यहाँ स्टेट की डेफिनेशन दी हुई है वैसे ही आर्टिकल 13 में लॉ की डेफिनेशन दी गई है, ठीक है। और इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली डिफाइनिंग कि व्हाट इज लॉ, यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज नॉट लॉ, ठीक है। बजाय इसके कि लॉ क्या है ये बताया गया है कि लॉ क्या नहीं है। इस आर्टिकल 13 में भी काफ़ी डिटेल है, लेकिन कुल मिला के मतलब ये है कि अगर कोई लॉ या अगर कोई लेजिस्लेशन जो पास किया गया है अगर वो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हार्म करता है, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, हार्म करता है, तो वो लॉ नहीं डिक्लेयर किया जा सकता, ठीक है। यानी कि कोई भी लॉ बनाइए, बस इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि फंडामेंटल राइट को वो हार्म ना करे, ठीक है। और ये कैसे डिसाइड होगा? वेल, ये हमारी जुडिशरी डिसाइड करेगी। तो इसमें क्या दिया गया है आर्टिकल 13 में? नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ दिया गया है, ठीक है। लॉ को डायरेक्टली डिफाइन करने की बजाय कि हाँ ये XYZ जो है वो लॉ है, इसमें ये बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें लॉ नहीं हो सकती, ठीक है। तो ये एक नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ है। दूसरा, इसी में इम्प्लिसिटली मेंशन्ड है कि अगर वो लॉ या वो लेजिस्लेशन फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जाता है तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है। तो इसी में इम्प्लिसिट क्या है? जुडिशियल रिव्यू है, ठीक है। अगर कल कोई एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन जो है इन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो उसका आंसर होगा आर्टिकल 13, ठीक है। तो 12 में क्या दिया है? आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है और आर्टिकल 13 में लॉ को डिफाइन किया गया है। अब एक के बाद एक देखते हैं। पहला क्लासिफिकेशन आता है राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में क्या है? इसमें वेरियस आर्टिकल्स हैं जो कि हमारी इक्वालिटी को इंश्योर करने के प्रोविजंस दिए हुए हैं। अगर हम इसमें आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल 14 वो क्या कहता है, उसमें इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट दिया गया है। आर्टिकल 14 में एक्चुअली दो एस्पेक्ट्स हैं, एक है इक्वालिटी बिफोर लॉ और दूसरा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है वो ब्रिटिश प्रैक्टिस है, ठीक है। ब्रिटिशर्स इसे प्रैक्टिस में लेते हैं और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो है वो अमेरिकन प्रैक्टिस है, ठीक है। यूएस की गवर्नमेंट इसे प्रैक्टिस में लेती है। इंडिया में हमने दोनों अडॉप्ट किया हुआ है, डिपेंड करता है केस बाय केस, जिसकी ज़रूरत होती है हम उसे प्रैक्टिस में लेते हैं। इंडिविजुअली अगर समझें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि जब लॉ के सामने कोई भी है तो इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि वो अमीर है, गरीब है, बहुत प्रिविलेज क्लास से आता है या पुअर है, क्या है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लॉ के आगे हर कोई इक्वल है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलेगा, ठीक है, जब लॉ के सामने वो है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ में ये है कि इस चीज़ को इंश्योर किया जाएगा कि दो सिमिलर लोगों पे ही सिमिलर लॉ अप्लाई किया जाए, ठीक है, या सिमिलर प्रोसीडिंग अप्लाई किया जाए, ठीक है। दो लोग अगर सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है, तो उन पर सेम लॉ लागू करने से बचा जाए, यही है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसको समझते हैं। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसकी एज है 12 साल, ठीक है, वो कहीं जाता है, असॉल्ट करता है, ठीक है, मारामारी करता है, मारपीट में पार्टिसिपेट करता है। वहीं एक दूसरा आदमी है, उसकी एज है 45 साल, 45 का, ठीक है, उसने भी मारपीट की है। इसने क्राइम क्या किया? मारपीट। इसने भी क्राइम क्या किया? मारपीट, ठीक है। दोनों ने क्राइम सेम किया, हाँ। क्या दोनों को सेम ट्रीट किया जाएगा कि हाँ इसे भी मारपीट वाले पीनल कोड में डालो और इसे भी मारपीट? ऐसा नहीं, क्योंकि ये 18 से कम उम्र का है, ठीक है, ये भी जुवेनाइल है, ठीक है, और ये एडल्ट है, ठीक है। इन दोनों को सेम ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है। जुवेनाइल्स के वो अक्सर इस तरह से ट्रीट किया जाता है ना कि वो भी मैच्योर नहीं है, ठीक है ना, वो भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए हैं, ठीक है, तो उन्हें जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाए। और वहीं एक और आदमी है, उसकी एज है 35, ठीक है, इसने भी मारपीट की है, ठीक है। क्राइम तीनों ने सेम किया, लेकिन तीनों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जाएगा, ठीक है ना, तीनों के लिए अलग अलग प्रोविजन होंगे। यहाँ पे ये देखिए 45 और 35 वाले दो के दोनों एडल्ट हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर सेम प्रोसीडिंग चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम
कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। अगर हम एज की बात करें तो दोनों एडल्ट हैं, इसलिए इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। लेकिन ये जुवेनाइल है, ये 12 साल के इस बच्चे को 45 और 35 साल वाले इंसान के इक्वली ट्रीट किया जाना अनफेयर है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसे अलग ट्रीट किया जाएगा और इन दोनों को अलग ट्रीट किया जाएगा और आपस में इन दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। ये है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ठीक है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 15 में। तो आर्टिकल 15 में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते लोगों के बीच, कहाँ पे, पब्लिक प्लेस पे, किसी भी पब्लिक प्लेस पे आप लोगों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। किस ग्राउंड पे, ये जो 5 ग्राउंड्स दिए गए हैं, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। किसी भी पब्लिक प्लेस पे एक्सेस की बात आएगी तो वहाँ पे लोगों के बीच इन 5 क्राइटेरिया को लेके डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता, ठीक है। इस चीज़ को इंश्योर किया गया है आर्टिकल 15 में। अगर हम आर्टिकल 16 की बात करें तो इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, ठीक है ना। जहाँ पे भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात आएगी वहाँ पे भी आप इक्वल आप यानी स्टेट को ये इंश्योर करना होगा कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ना हो बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ठीक है। अगर प्रीवियसली आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पे 5 क्राइटेरियाज थे और यहाँ पे 6 क्राइटेरियाज हैं। एक्स्ट्रा वाला कौन सा है, ये डिसेंट वाला है, ठीक है। तो इनके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता, ठीक है। ये चीज़ स्टेट को इंश्योर करनी होगी कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी वहाँ पे रहे, ठीक है। अब अगर हम अगले आर्टिकल की बात करते हैं तो अगला आता है 17 आर्टिकल क्या किस बारे में बात करता है, इट टॉक्स अबाउट एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है ना। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास में अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस किया जाता था, तो उसी को हटाने के लिए, ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि अनटचेबिलिटी न रहे, इसके लिए आर्टिकल 17 में प्रोविज़न है, ठीक है, कि अनटचेबिलिटी को आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है ना। छुआछूत की प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, ठीक है। उसी तरह आर्टिकल 18 में क्या है, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ब्रिटिशर्स के टाइम में जैसे जो टाइटल हुआ करते थे ना, कोई राजा है, कोई महाराजा है, ठीक है ना, कोई इस तरह के, ठीक है। ब्रिटिशर्स भी क्या करते थे, अपीज करने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए फेवरेटिज्म की प्रैक्टिस करते थे ना। जो भी उनके चहेते हैं उनको सर का टाइटल देते थे, ठीक है ना। तो ये टाइटल से क्या होती है, एक आर्टिफिशियल हायरार्की क्रिएट हो जाती है, ठीक है ना, और उससे स्टेटस में फ़र्क आ जाता है लोगों के, ठीक है। एंड एज अ स्टेट वी आर सपोज टू इंश्योर इक्वालिटी, इसलिए आर्टिकल 18 में ये प्रोविज़न है कि टाइटल्स को एबॉलिश किया जाए, ठीक है ना। कोई राजा महाराजा नहीं, कोई सर नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसके एक्सेप्शंस क्या क्या हैं, एकेडमिक टाइटल्स और मिलिट्री टाइटल्स, ठीक है। एकेडमिक टाइटल मतलब कि मान लीजिए अगर कोई पढ़ाई लिखाई करके MBBS करके डॉक्टर बनता है तो अपने आगे डॉक्टर लगा सकता है, ठीक है। सिमिलरली कोई PhD करके, रिसर्च करके, ठीक है, वो भी डॉक्टर बनते हैं ना, तो वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। कोई आर्म फोर्सेस में जाता है, वहाँ पे अपनी सर्विस देता है और थ्रू आउट द सर्विस वो एक के बाद एक रैंक हासिल करता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट बना, कहीं एडमिरल बना, कोई अलग अलग जो भी उनकी रैंकिंग होती हैं, ठीक है ना, कोई कमांडर बना, ऐसे। तो ये उनकी सर्विस से अर्न की हुई टाइटल्स हैं, ठीक है। तो वो अपने इस टाइटल को भी रख सकते हैं, ठीक है। ये एक्सेप्शन में आते हैं, उन्हें एबॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थी राइट टू इक्वालिटी। और भी फंडामेंटल राइट्स हैं, लेकिन इस पार्ट में इतना ही। अगले पार्ट में आगे के आर्टिकल्स देखेंगे। थैंक यू।